जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। ऐसे विद्यार्थी जो साल 2022 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं, जो नेक्स्ट मंथ में 5 जून को होने वाला है, प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ना बंद कर दीजिए। जितना हो सके रिवाइज करने की कोशिश करिए। जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, बार बार रिवाइज करिए। अगर आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो गई कि जो मैंने पढ़ा इसके बाहर नहीं आएगा तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है। साथ ही साथ सीसेट के लिए मैथ और रीजनिंग, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन को भी आप लोग देखते रहे। मैंने आप सबको बताया था इसमें हमारी मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। तो पिछले कई दिनों से हम लोगों ने मैथ को देखा और उसके साथ ही हम लोगों ने रीजनिंग को भी देखा। आज के पहले का जो वीडियो था वो ब्लड रिलेशन का था, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया। पुराने वीडियोस पर भी कमेंट आया कि सर आपने हिस्ट्री क्यों रोक दिया। प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ते हैं और आपने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करके उसे बंद कर दिया। तो प्लीज़ वीडियो लेकर आइए। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। पिछला वीडियो जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आया था उसमें हमने देखा था कि भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे प्रवेश कर रही थीं। मुगल वंश का शासन, उसके पहले दिल्ली सल्तनत का शासन, धीरे धीरे करके यूरोपीय कंपनियां भारत में प्रवेश करने लग जाती हैं। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, इस तरह से उनका आगमन होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था। तो पिछले वीडियो में हमने पुर्तगाल के इतिहास को पढ़ लिया था और बात किया था कि अगला जो वीडियो आएगा उसमें डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डच को समझेंगे और अंग्रेजों को समझेंगे पॉइंट बाई पॉइंट, जैसे मैंने यहां पर लिखा है। अगर आपने इस तरह से नोट्स बना लिया तो रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। खास करके मेंस में भी ये कंटेंट आपके काम आने वाला है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केवल मेरे वीडियो पर डिपेंड होकर सोचते हैं कि ऑफिसर बन जाएंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। रीजन ये है कि सिर्फ इतने कंटेंट में आप ऑफिसर तो नहीं बनने वाले हो। आप क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा कि सर ने बताया था, लेकिन सारे कंटेंट उसमें नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको जो बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग सतीश चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम की बुक जरूर मेरे साथ पढ़ते रहिए। चलिए वीडियो पर आते हैं। पहले हम लोग इस मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा इंडिया है, आप सबको पता है, मैप बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, डेनमार्क और यहाँ से इस तरह से ये यूरोप हो गया, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका पड़ता है। तो जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। ये जो स्थिति आप यूरोप की देख रहे हैं ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेन का एक यात्री निकलता है कोलंबस इंडिया की खोज करने के लिए। इंडिया की खोज मतलब इंडिया गुम नहीं था, इंडिया से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर रहा था। तो कोलंबस यहां से निकलता है, ऐसे करके वो इंडिया के चक्कर में चला जाता है अमेरिका और वह अमेरिका की खोज कर बैठता है। उसके बाद कोलंबस रुक जाता है, फिर सिलसिला शुरू होता है कहां का, पुर्तगाल के व्यापारियों का। तो पुर्तगाल से 2 व्यापारी भारत में आते हैं। एक जब यहां से चलता है तो वो इस तरह से आता है और आके अफ्रीका के इस तट पर रुक जाता है, जिसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। हम लोग रिवीजन करवा रहा हूं पिछले क्लास का। ठीक है, उसके बाद यहीं से वास्को डी गामा चलता है, इसी रास्ते से आता है और यहां पर समुद्री मार्ग से अफ्रीका के दक्षिणी तट केप ऑफ गुड होप पर आके रुक जाता है। उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती है इंडिया की तरफ बढ़ने की। लेकिन यहीं पर इंडिया में गुजरात का एक व्यापारी यहां पर आया हुआ था, उसी का साथ लेकर वास्को डी गामा यहां से ऐसे आगे बढ़ता है और इंडिया में केरल के कालीकट बंदरगाह पर वह पहुंचता है सन 1498 ईस्वी में। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने प्रवेश किया और उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। थोड़ा आप लोग बैकग्राउंड समझिएगा मेरे साथ। जब वो यहां पर आता है तो केरल में उस समय शासन चल रहा था जमोरिन नामक शासक का। 1498 का मतलब है कि उस समय दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा था और वो दिल्ली सल्तनत में कौन थे, लोधी वंश के लोग थे। लोधी वंश का सुल्तान शासन कर रहे थे। लेकिन ये दक्षिण भारत है, आप सबको पता है दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत तक नहीं फैल पाया था सही तरीके से। तो एक स्वतंत्र शासक जिसका नाम जमोरिन था वो यहाँ पर सत्ता अपनी काबिज किए हुआ था। जब वास्को डी गामा केरल में आता है तो इसका स्वागत किया जाता है। जमोरिन इसका स्वागत करता है, कई दिनों तक उसका अवभगत करते हैं।
अतिथि के अनुसार। फिर जब वहां से वापस जाता है वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा यहां से काली मिर्च लेकर जाता है। और जो यहां से मोरक्को नहीं, यहां पुर्तगाल से इंडिया आने और वापस जाने में जितना खर्च लगा था उसका 2 गुना फायदा उस काली मिर्च को बेचने पर, 60 गुना फायदा उस काली मिर्च को लाकर जब वह पुर्तगाल में बेचता है तो उसे होता है। तो जब वो देखता है कि इंडिया से लाए हुए सामान को अगर हम यहाँ बेच रहे हैं और हमें इतना फायदा हो रहा है, तो उसी को देखकर एक और व्यापारी भारत आता है, पुर्तगाल का ही, और वो भी यहाँ से बहुत सारे मसाले लेकर जाता है। फिर उसके बाद फिर से वास्को डी गामा फिर भारत में आता है। इस तरह से पुर्तगालियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है इंडिया से मसाले का व्यापार करने के लिए। पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो लोग वीडियो पुराना नहीं देखे हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप सबको पता होगा यहां पर पड़ता है आज के जमाने में नीदरलैंड, ठीक है, जो आप बाल्टिक कंट्रियां देखते होंगे उसी के बीच में नीदरलैंड पड़ता है। इसे उस समय हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। पुर्तगाली भारत में आते हैं तो मैं आपको एक मैप बना के दिखाऊं। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा तट है ये क्या है, पश्चिमी तट है। और पश्चिमी तट के तहत यहाँ जो केरल है, केरल के तट को हम समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। इस मालाबार तट पर पूरी तरह से किसका राज्य हो गया धीरे धीरे, तो वो व्यापारियों का हो गया जो पुर्तगाल के थे। पहले तो ये आए थे केवल व्यापार करने, धीरे धीरे राजनीतिक रूप से भी यहाँ प्रभावी होने लगे। उसके बाद क्या होता है कि साल 1995 में पुर्तगाली डच यहां पर प्रवेश करते हैं। डच कौन थे, तो मैंने आप सबको बताया डच यहां के हॉलैंड के निवासी थे और ये यहां से आकर यही मार्ग पकड़ के इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से यूरोप की कंपनियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो पुर्तगाली यहां पर पूरी तरह से काबिज थे, लेकिन जब डच यहां से निकले तो वो सबसे पहले कहां गए, इंडिया न जाके वो कहां चले गए, यहां से वो चले गए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से उन्होंने मसाले का व्यापार किया। लेकिन उसके बाद इन्होंने कब 1595 में भारत में प्रवेश किया और भारत में आकर पुर्तगालियों से इन्होंने क्या किया, युद्ध वगैरह किया। और इस पूरे मालाबार तट पर जो मैंने आपको यहां पर बताया, किसने कब्जा कर लिया, डचों ने कब्जा कर लिया। अभी डीपली हम लोग इस थ्योरी के माध्यम से समझेंगे, अभी मौखिक तौर पे समझ लीजिए क्योंकि डायग्राम समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने इस पूरे मालाबार तट पर यहां पर क्या किया, अपना कब्जा कर लिया। जब देखा पुर्तगालियों ने कि पुर्तगालियों के पास अब केवल गोवा, दमन और दीव 3 ही क्षेत्र भारत का बच रहा है, तो उन्होंने दिमाग लगाया और ब्रिटिश का एक राजकुमार था जिसका नाम चार्ल्स द्वितीय था, उससे पुर्तगालियों की राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन, उसकी शादी कर देते हैं। यूरोप में एक दूसरे के मध्य शादी होती है, लेकिन अफसोस की बात हमारे लिए यह है कि इंडिया का एक प्रमुख द्वीप जिसे बंबई के नाम से उस समय जाना जाता था, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से भारत की आर्थिक राजधानी है, इसे पुर्तगाली ब्रिटेन के लोगों को दहेज में देते। आप सोचिए, शादी हो रही है यूरोप में, लेकिन यहाँ के व्यक्ति इंडिया के द्वीप को दहेज में दे रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य था क्योंकि उस समय के जो शासक थे, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटेन जब यहाँ पर आता है तो ब्रिटेन और डच में युद्ध होता है और डच को वेदरा के युद्ध में पराजित करके वापस कर दिया जाता है। उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेजों की कंपनी आती है, धीरे धीरे सत्ता में काबिज हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोफार्मा है। आइए अब हम लोग समझते हैं थ्योरी के माध्यम से। तो डच नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। ये पहले स्पेन के गुलाम हुआ करते थे। जब यहाँ स्पेन से आज़ाद हुए तो यहाँ व्यापार करने के लिए जगह खोजने लगे। तो सबसे पहले यहाँ इंडोनेशिया गए, मसाले का व्यापार किए, फिर भारत आए, वस्त्र का व्यापार किए। कपड़ों का व्यापार करने के लिए कौन आए, डच आए। इंडिया में सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे, अब मैंने आपको बताया, वो मसाले का व्यापार करने आए। लेकिन जब डच आए तो ये इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार कर रहे थे, लेकिन इंडिया से कपड़ों का व्यापार शुरू किए। तो 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि पुर्तगाली यहाँ से मसाला लेके गए, लेकिन डच यहाँ से कपड़े लेकर गए, ठीक है। 1595-96 में यह भारत में प्रवेश करते हैं। कौन, डच। इनका जो प्रमुख था कार्नेलियस हाउटमैन नाम का व्यक्ति था, जिसके माध्यम से ये लोग इंडिया में प्रवेश किए, मालाबार तट पर पूरा नियंत्रण कर लिए, श्रीलंका, मलक्का और हारमुज पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। आप सबको पता है ये इंडिया है, यहाँ श्रीलंका पड़ता है, ये मलक्का जल संधि है और ये हारमुज जल संधि है। हारमुज मतलब जो अरब से जोड़ता है, अरब सागर को, ठीक है, अरब कंट्रियों से। तो इन तीनों पर पहले पुर्तगाल का अधिकार हुआ करता था, लेकिन डच लोगों ने पुर्तगालियों को परास्त करके तीनों प्रमुख जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद 1661 में
जो ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय था उसकी शादी हो जाती है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई प्रांत दहेज में दे दिया। बंबई एक द्वीप हुआ करता था, उस समय इसका नाम बंबई था, अब मुंबई जाकर पड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, जो बंगाल में वेदरा पड़ता है। डचों को अंग्रेज पराजित करके इंडिया से खदेड़ देते हैं। ये फिर भी इंटरेस्टेड नहीं थे इंडिया में, क्योंकि इन्हें मसाला चाहिए था, तो ये इंडोनेशिया चले गए पूरी तरह से। ठीक, उसके बाद भारत में आती है वो अंग्रेज कंपनी जो हमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी है। अंग्रेजों का इतिहास देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा स्थापना किया गया इसका, उस समय इसका नाम ये नहीं था, मर्चेंटाइज करके बहुत बड़ा नाम था, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है इंडिया में, तब जाकर इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है। यह पॉइंट भी आप लोग याद रख लेंगे। उस कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, 31 दिसंबर को इंग्लैंड में। 1600 में ही रानी ने इस कंपनी को भारत आने का आदेश दिया और 15 वर्ष की व्यापारिक अवधि के लिए कि आप जाकर भारत में 15 वर्ष तक व्यापार करिए। मैं आप सबको बता दूं कि यह प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। डचों के पराजित होने का एक कारण और था कि वह डच की कंपनी थी। डच का मतलब डच शासन की कंपनी थी, गवर्नमेंटेड कंपनी थी, इस वजह से भी उसे यहां से भागने में दिक्कत नहीं हुई। ठीक, तो इस तरह से व्यापारिक अवधि 15 वर्ष का महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया, इंडिया में भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1603 में महारानी की मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है जेम्स प्रथम। कहां का? इंग्लैंड का। तो 1608 में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस नाम का एक राजदूत भेजा भारत में। उसमें मुगल सत्ता चल रही थी। यहां पर यह कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। जब कौन? जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को 1607 कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं 8 में, जब उसने कैप्टन हॉकिंस को इंडिया भेजा तो उसने एक पत्र लिखा था व्यापारिक छूट के लिए, जो अकबर के नाम से था। लेकिन दुर्भाग्यवश आप सबको पता होगा कि भारत में 1556 से लेकर 1606 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी तक ही अकबर का शासन चलता है। उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र जहांगीर शासक बन जाता है। तो जब जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस भारत में अकबर के नाम से लिया हुआ पत्र आता है, मुगल दरबार में जाता है, तो उसकी मुलाकात होती है किसके? जहांगीर के साथ, जो अकबर का पुत्र था। क्योंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी तो उसका स्वागत किया गया। उसके बाद क्या होता है कि इसी पत्र के माध्यम से 1608 में भारत में कोठी बनाने का आदेश मिल गया। किसे? अंग्रेजों को। कोठी का मतलब क्या है? आज की कंपनियां और फैक्ट्रियां, पहले इसे कोठी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन यहां भी आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए यहां पर चीजें दी गई हैं। पहली बार भारत में अंग्रेजों की कंपनी कहां बनी? तो आप पढ़ते हैं मसूलीपट्टनम में। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जब 1608 में कैप्टन हॉकिंस वहां से जाता है अधिकार लेकर, और सूरत में कोठी का निर्माण शुरू हो जाता है। कंपनी बनी नहीं है अभी कोठी, केवल निर्माण शुरू हुआ है। लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में एक कोठी का निर्माण हो जाता है। तो काम सबसे पहले कहां लगा? सूरत में। लेकिन मसूलीपट्टनम में एक अलग कोठी बना दी गई अंग्रेजों की। उसके बाद 1613 में सूरत की यह कोठी तैयार हो पाई। ठीक है, तो इस तरह से समझिएगा। उसके बाद 1516 में सर टॉमस रो राजदूत आया, वो भी जहांगीर के दरबार में ही आया, और उसने कई सारे क्या किए? उनसे छूट प्राप्त किए जहांगीर के द्वारा, क्योंकि उन्हें नजराना मिलता था। एक चीज याद रखिएगा, सुनहरा फरमान यूपीएससी का बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यूपीएससी का फेवरेट है। पूछता है दूसरे तीसरे साल, रिपीट जरूर करता है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब और किससे मिलता है और क्या है। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने उन्हें एक फरमान सुनाया कि आप गोलकुंडा में टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। इसको अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान के नाम से नाम दिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब यह है व्यापारिक छूट। ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो 1717 ईस्वी में मैग्ना कार्टा मिला कंपनी को। यह क्या था, कैसे मिला, मैं आपसे बात करूंगा। देखिए 1717 का टाइम पीरियड है, मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी है, उत्तर मुगल कालीन शासक हैं और शासक था फर्रुखसियर। उस समय 1717 में फर्रुखसियर बीमार था, एक लाइलाज बीमारी से वह बीमार चल रहा था, और एक ब्रिटेन का प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन से आया था भारत में व्यापारिक छूट के लिए।
तो जब उन्हें पता चलता है कि इस समय जो भारत में मुगल वंश का शासक है फर्रुखसियर वह बीमार पड़ा है, तो उसी ग्रुप में प्रतिनिधिमंडल में ब्रिटेन के एक व्यक्ति था जो सर्जन था, जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। हैमिल्टन जाता है, फर्रुखसियर की लाइलाज बीमारी का इलाज कर देता है। तो फर्रुखसियर उससे प्रभावित होकर इन्हें कुछ छूटें प्रदान करता है। तो फर्रुखसियर और ब्रिटिश दल के मध्य में मैग्ना कार्टा की पेशकश की जाती है। इसके तहत 3000 रुपए प्रति वर्ष नजराना देने पर बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार दिया गया। 10,000 प्रति वर्ष देने पर सूरत में टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार दिया गया। और सबसे बड़ी चीज, बंबई के सिक्के पूरे भारत में वैलिड कर दिए गए। और बंबई क्या था? जो दहेज में मिला था अंग्रेजों को, किससे? पुर्तगालियों से। तो अंग्रेज स्वयं सिक्का बना रहे थे, तो उस सिक्के को पूरे भारत में वैलिड कर दिया किसने? फर्रुखसियर ने। सॉरी। उसके बाद अब देखिए, जो बंबई इन्हें 1661 में दहेज में मिली, उसी बंबई को 1668 में ये 10 पाउंड प्रति वर्ष पर किराए पर कंपनी को दे दिया व्यापार करने के लिए। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दो यूरोपीय व्यापारी या देश आपस में शादी करते हैं और एक अगले देश अर्थात इंडिया के एक क्षेत्र को दहेज में देते हैं। ये चीज सोचने लायक है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि इनकी 3 प्रेसिडेंसियां बनी अंग्रेजों की। प्रेसिडेंसी का मतलब यह है कि केंद्र, कहां से ये व्यापार चलाएंगे, क्योंकि एक व्यापारी ही तो बनकर आए थे, आगे चल के सत्ता पर काबिज होते हैं। तो कलकत्ता में इन्होंने क्या किया? फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनवाया। मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम का किला बनवाया और पौंडीचेरी में फोर्ट लुइस नामक किला इन्होंने बनवाया। अब थोड़ा इसे हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति क्या से क्या हो गई देखते देखते। गाना है नहीं, क्या से क्या हो गया देखते देखते। देखिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब होता क्या है, ये जो हमारा इंडिया है, बहुत प्यारा इंडिया, ऐसे करके, ठीक। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर पड़ता है सूरत। ये जो पूरा प्रांत है ये किसका है? गुजरात का है। तो यहां सूरत पड़ता है। यहां पर वो फैक्ट्री बना चुके हैं। और ये है मुंबई द्वीप जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये क्या है? उन्हें दहेज में मिल चुका है, तो यहाँ भी उनका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में उनकी फैक्ट्री हो गई है। यहाँ पड़ता है पांडिचेरी, यहाँ पर भी उन्होंने किला बनवा लिया। और ये जो बंगाल था पूरा, बंगाल में भी उन्होंने क्या किया? पूरी तरह से किला का निर्माण करवा लिया। तो एक तरफ से देखें तो भारत को 3 तरफ से उन्होंने घेर लिया, एक तरफ से तो हिमालय ने ही घेर रखा है। तो इस तरह से अंग्रेज भारत में काबिज होने लगे। लेकिन मैं आपको एक घटना बताऊं, 1668 के करीब की है। हुआ क्या था? औरंगजेब का शासन चल रहा था भारत में, उत्तर मुगल काल के पहले। 1668 के करीब की बात है। होता क्या है कि यहाँ आप सबको पता है गंगा नदी ऐसे करके आती है, बांग्लादेश में जाती है, लेकिन बंगाल में यहाँ से वो 2 धाराओं में बट के हुगली के नाम से वह अलग हो जाती है। तो यह हुगली नदी व्यापारिक मार्ग के रूप में बहुत ज़्यादा प्रमुख थी। तो अंग्रेजों ने इस पर अधिकार करना चाहा और यहाँ पर जो जल सेना थी औरंगजेब की, जहाजरानी, उस पर इन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया। तो औरंगजेब ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और यहाँ से भगाने की कोशिश की। लेकिन वे इतने चापलूस थे कि औरंगजेब को कुछ नजराना और कुछ जुर्माना देकर वो बच जाते हैं। तो ये घटना भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरह से भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा। आगे चल के जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग फ्रांसीसियों को समझेंगे कि फ्रांसीसी भारत में कैसे आए और अंग्रेजों से किस तरह से लड़े, कैसे पराजित हुए और यहाँ से बाहर चले गए। तो डचों को किसने भगाया? तो अंग्रेजों ने। कब? तो वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया 1759 में वेदरा, जो बंगाल में पड़ता है वेदरा, यहीं पर युद्ध होता है डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, जिसमें इन्होंने उन्हें भगा दिया। अब धीरे धीरे इनका 3 किला बना है, आगे चल के 4 बनेगा, 5 बनेगा और ये अंग्रेज भारत में अपने पैर को जमा देंगे और भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाएंगे और पूरी तरह से इंडिया में लूट घसोट शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोशिश की मैंने चीज़ें बताने की। एक बार कोई भी बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। आप लोग कमेंट करिए मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री में से कौन सा वीडियो चाहिए, मैं उस हिसाब से वीडियो लेकर आऊंगा। उम्मीद है मेरा प्रयास पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।